नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो विशेष प्रकार की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जा रही है, यूनिक है। ये पहली बार है, ऐसा दावा हमने कई बार किया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। तो विशेष ये जो कार्यशाला है उसमें जैसा मैंने कहा कि आपका स्वागत है। संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक चला। कल जब इसका उद्घाटन किया हमने औपचारिक रूप से, और कल जब हमने जो चर्चा की उस चर्चा को ही आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, चर्चा इस विषय पर है कि भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर बहस जारी है। प्रस्ताव पारित करना है, लेकिन कुछ सदस्यों के इस संदर्भ में संशोधन है। संशोधन के साथ साथ में कुछ लोगों के इस संदर्भ में आशंकाएं हैं। कल भी हमने उन आशंकाओं पर बात की। कल भी हमने संविधान सभा के वो मेंबर्स जो इस विषय पर विचार रखना चाह रहे थे उनके विचारों को जाना। आज भी मैं बता दूं ये मेरी एक बताने की शैली है कि क्या क्या होगा पूरे दिन में, ये मैं आज ही बता देता हूं आपको। आज राष्ट्रमंडल के संदर्भ में, भारत की सदस्यता के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव पर हम आगे चर्चा बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे हिसाब से इसको लेकर बिल्कुल तैयार होंगे, जूम वाले भी और यूट्यूब वाले भी। कल भी मैंने ऐसा कहा था कि इस वर्कशॉप में एक्चुअली में रोजाना की 50-50 पेज की चर्चा, और हम लोग चाहते हैं कि 1 घंटा सवा घंटा तक जो चर्चा करें वो बड़ी सार्थक चर्चा हो, आपको सारी बात समझ में आ जाए और मूल जो बात है वो समझ में आनी चाहिए। 16 तारीख यानी कल जो थी और आज यानी 17 तारीख, दोनों दिन संविधान सभा में राष्ट्रमंडल वाली जो बात है उस पर चर्चा चल रही है। तो स्वागत करें, बात स्टार्ट। मुझे लगता है कि अपने को बात आगे बढ़ा देनी चाहिए। तो चलिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या देख सकते हैं कि चर्चा किस तरह से है। ये देखिएगा, मंगलवार है उस समय, और ये भी देख सकते हैं आपकी डेट भी लगी हुई है 17 मई 1949। भारतीय विधान परिषद, बार बार मैंने आपको कहा ही है कि विधान परिषद यानी संविधान सभा के वाद विवाद के सरकारी रिपोर्ट है। हिंदी संस्करण जो है आपके सामने रखा जा रहा है, और ये देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रमंडल के निर्णय के अनुसमर्थन का प्रस्ताव। जैसे मैंने कहा, इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 17 मई 1949 मंगलवार, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो रही है। पहले आ रहे हैं सेठ गोविंदास जी। सेठ गोविंदास जी क्या कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। सभापति जी, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन और इस प्रस्ताव पर जो सुधार पेश हुए हैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यानी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो संशोधन रखे जा रहे हैं उनका विरोध करना चाहते हैं सेठ गोविंदास जी। और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एग्रीमेंट किया वह किसी भी प्रकार से हमारी स्वतंत्रता को, हमारे प्रजातंत्र को, राजनीति को और आर्थिक दृष्टि से किसी भी तरह की कोई बाधा पहुंचाता है क्या? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन? सेठ गोविंद दास जी। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ अपनी बात को रखते हुए बात को अपने को आगे बढ़ाना है। बगरान जी, चाय ठीक है, आगे भी तो बढ़िए इसको, ये चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल क्या वो, जैसे दामोदर स्वरूप सेठ जी ने जो कल कहा था उस बात का संकेत कर रहे हैं। कौन? सेठ गोविंदास जी। वो कह रहे हैं कि कल जब श्री दामोदर स्वरूप सेठ बोल रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यथार्थ में जिस बात का उन्हें अधिकार न था वो कर दी। एक्चुअली में बात कल से चल रही है, उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि भाई ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर वहां पर जो एक एग्रीमेंट किया और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा उस संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हक हमको था ही नहीं, ये नेहरू जी को हक ही नहीं था और वो उन्होंने कर दिया। जिस बात का अधिकार आपको नहीं था वो आप करके आ गए, ऐसा वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मुझे उनकी ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दामोदर स्वरूप सेठ जी ने कहा कि इन 28 वर्षों तक हम जिस मुकम्मल आजादी को हासिल करना चाहते थे वह इससे खत्म हो गई। कल
दामोदर स्वरूप जी का हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने किस तरह से अपनी बात कही कि जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी इतने लंबे समय से, वो इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता हासिल करने के संदर्भ में एग्रीमेंट करने से हमारी वो आज़ादी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। आगे बात को बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कल दामोदर स्वरूप जी ने ये भी कहा कि एक ना एक गुट में शामिल होने का ये अर्थ होता है कि अच्छे या बुरे किसी अवसर पर हमको उस गुट में ही रहना पड़ेगा। दामोदर स्वरूप जी कल जब बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि आप चाहे इस गुट में शामिल हो, चाहे इस गुट में शामिल हो, चाहे पूंजीवादी गुट में हो, चाहे समाजवादी गुट में शामिल हो, अगर आप एक गुट में शामिल हो तो आपको उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ सब सहन करनी ही पड़ेगी। सेठ गोविंददास जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, और वो एक्चुअली मैं दामोदर स्वरूप सेठ जी को बार बार कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था। इसके बाद में वो एक संस्कृत में जो बात है उसको रख रहे हैं, दुआ आपके सामने रखा हुआ है, वो क्रोध और शोभ के संदर्भ में है। वो ये कह रहे हैं कि क्रोध और जो है हमारे पास नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि जिस कॉमनवेल्थ में हम शामिल हुए हैं वह कॉमनवेल्थ अभी सच्चा कॉमनवेल्थ नहीं है, ऐसा सेठ गोविंदा जी खुद कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि अफ्रीका में हमारे निवासियों की जो स्थिति है वो हमारे लिए तो दुख की बात है ही, वह अफ्रीका के निवासियों के लिए भी बड़ी लज्जाजनक बात होनी चाहिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, सारी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से हमारी जो नीति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, हमारी जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार की बात रखने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन सेठ गोविंद दास जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए प्रस्ताव का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। यूट्यूब, अरे आप चिंता ना करें, सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे भाई, इस विषय को भी हम शामिल कर रहे हैं तो इस पर भी चर्चा होगी। एक्चुअली में राष्ट्रमंडल की चर्चा चल रही है ना अब, इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं। 16 मई 17 मई 2 दिन तक खाली और खाली राष्ट्रमंडल के विषय पर ही चर्चा होनी है। बिल्कुल हाँ, पूरे 2 दिन तक इन दो विषय पर ही चर्चा होनी है। बाकी अनुच्छेद पर इसके बाद में होगी ना, जितने अनुच्छेद हमने छोड़े हैं 7वें सत्र में, उन अनुच्छेदों पर चर्चा ये 2 दिन की चर्चा के बाद होगी, क्योंकि राष्ट्रमंडल का प्रस्ताव पहले आ गया था तो इसलिए 2 दिन पर चर्चा उसी विषय पर हो रही। एक्चुअली में मैं जो यूट्यूब के जो साथी वो पूछ रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली में जो राष्ट्रमंडल वाला जो बात है, पंडित नेहरू जी गए, राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, उस पर साइन करके आए, तो अब संविधान सभा के जो विभिन्न सदस्य हैं वो उस पर अपनी बात को रखने का मेरे पास अधिकार है या नहीं है, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। खैर, वो आगे क्या कह रहे हैं, अंत में मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से बधाई देना चाहता हूं और मैं इस आशा अपने वक्तव्य को पूर्ण करना चाहता हूं कि भगवान करे संसार की स्थायी शांति, संसार की स्वतंत्रता और हर क्षेत्र में संसार के उत्कर्ष के लिए हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए लाभप्रद हो, ऐसी बात वो कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य ठाकुरदास भार्गव। जैसे मैंने कई बार इस मंच से कहा, बहुत बड़ा योगदान संविधान के निर्माण में जिन लोगों का है उनमें ठाकुरदास भार्गव का नाम भी काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का गहना का। क्या बात है, क्या बात है। यस, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का गहना इन्हीं ठाकुरदास भार्गव ने कहा, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जनाब प्रेसिडेंट साहब, मैं इस रेजोल्यूशन की बड़ी जोर से तायद करता हूं, तायद मतलब समर्थन करता हूं। मैं इस मौके पर बिना किसी हेजिटेशन के अपने प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं, बधाई दे रहे हैं, जिनकी ये महज पर्सनल ट्राइफ नहीं है जैसा कि सरदार साहब ने फरमाया, बल्कि हमारे शान के मुताबिक देश की उस साफ पॉलिसी की ट्राइफ भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको कई मौकों पर बताया कि देश की इंटरनल पॉलिसी की हाइलाइट्स क्या है। इसके अंदर सबसे अव्वल चीज जो फंडामेंटल है, जो सेंट्रल चीज है, वो हिंदुस्तान एक सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है और रिपब्लिक है। ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं कि इससे ये बात कहीं पर भी प्रभावित नहीं हुई है, ऐसा ठाकुरदास भार्गव अपनी बात को रखते हुए कहना चाह रहे हैं।
तो आप जानते हैं ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा में हिंदी पूरी तरह से नहीं बोलते थे और अंग्रेजी में ये इन्होंने बात नहीं की, वो जो बात कहते थे वो हिंदुस्तानी भाषा में कहते थे। फिर वो कह रहे हैं कि कहा गया कि चूंकि हम आज एक ऐसे एसोसिएशन में शामिल हो रहे हैं जो एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। ये बार बार आरोप लग रहा है कि भाई हम राष्ट्रमंडल में जो मेंबर बन रहे हैं उससे कहीं हम एंग्लो अमेरिकन जो ग्रुप है उस गुट में तो शामिल नहीं हो रहे। इसका जवाब क्या दे रहे हैं वो, इस वजह से हम एंग्लो इंडियन ब्लॉक में हो जाएंगे और रशिया हमसे नाराज हो जाएगा। आप जानते हैं दूसरा गुट कौन सा था? रशिया था। हाँ हाँ, रशिया तो था भाई। सोवियत संघ उस समय कहते थे, आजकल हम लोग रशिया कहते हैं। उस टाइम रशिया शब्द क्यों? उस टाइम रशिया तो था ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, रशिया तो आ ही रहा है इसमें। खैर, ये भी कहा गया कि अगर रशिया चाहे तो चंद घंटों में हिंदुस्तान आ सकता है। मैं आपसे अदब के साथ अर्ज करूंगा कि ये तो बिल्कुल बात गलत है। आप मुझे मुआफ करेंगे अगर मैं एक जरा स्लैग की मिसाल पेश करूं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम एंग्लो इंडियन ग्रुप में, एंग्लो अमेरिकन ग्रुप में शामिल हो गए, इससे रशिया नाराज हो जाएगा, रशिया एक सेकंड में हिंदुस्तान आ जाएगा, हमला कर देगा, फिर हमारी मदद कौन करेगा? तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं इस प्रकार की बात लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ठाकुरदास साहब। आगे क्या कह रहे हैं, मैं इस बात को एक मिनट के लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने में हमारी असेंबली को कोई तामुल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी जो संविधान सभा है इसको बिल्कुल इस बात का अधिकार है, इस बात का हक है कि वो इस प्रकार का प्रस्ताव को स्वीकार करे। बिल्कुल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे कल जब हमने डिस्कस किया था तब भी मैंने ये कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये जो प्रस्ताव संविधान सभा में रख रहा हूं इसे या तो आप स्वीकार कर सकते हैं या फिर आप अस्वीकार कर सकते हैं, इसमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन कैसे होगा? जब मैं वहां पर साइन करके आ गया तो साइन, वहां तो अब कुछ चेंज हो नहीं सकता ना। आपको अगर मान्य नहीं है तो इसको अस्वीकार कर दीजिए, या स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, संशोधन होगा नहीं। जबकि संशोधन के प्रस्ताव लगातार लाए जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कल से। चलिए आगे वो कह रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं ये तो हमारी जीत रही कि हम बादशाह के गुलाम नहीं है और दूसरे मुल्क जो कि बादशाह के गुलाम है वो हमारे साथ इस एसोसिएशन में मिलने को तैयार है। आप किसी नुक्ते ख्याल से देखें, इनमें कोई शक नहीं है कि इसमें हमारा फायदा है कि हम इसको रेटिफाई करें। ठाकुरदास भार्गव स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं अगर इस स्वीकार कर लीजिए इसमें हमारा फायदा ही है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ठाकुरदास भार्गव। आगे उन्होंने क्या बात कही देखो, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, आपको शायद दिख रहा है। टेक्निकल टीम इनको हाईलाइट भी दिखता है क्या? हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हाईलाइट वाली जो चीज है वो महत्वपूर्ण बात है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, देख लीजिए। इसमें शक नहीं है कि ना तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेक्रेटरी है और ना इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट है। राष्ट्रमंडल की बात चल रही है। ब्रिटिश किंग की बाबत कहा जाता है कि वह इसका हेड है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। इसकी मीटिंग में ब्रिटिश किंग प्रिसाइड नहीं करेगा, वह इसका प्रेसिडेंट कभी नहीं होगा और ना कभी कोई वोट देगा, ना वीटो का सवाल है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रमंडल का अगर भारत सदस्य बन रहा है तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं अरे भाई इसका कोई सेक्रेटरी नहीं, इसका कोई अध्यक्ष नहीं, ब्रिटिश जो राजा है उसका इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, वो इसकी मीटिंगों की अध्यक्षता करेगा नहीं, वो कोई वीटो पावर यूज करेगा नहीं, वो कोई वोट देगा नहीं। तो फिर चिंता किस बात की है? इस बात को मैंने हाईलाइट करके बताने की कोशिश की है। तो उसको कभी ऐसे अख्तियार इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलना है। जो डर आपको सता रहा है, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की, वो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं इस प्रकार का डर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं, मैं तो इस रेजोल्यूशन की तायद करता हूं, मतलब इसका पक्ष लेता हूं, ऐसा ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं। अब आ रहे हैं तजमुल हुसैन साहब, बिहार से हैं, संविधान सभा के मेंबर। वो क्या कह रहे हैं? तजमुल हुसैन भी आएंगे, हसरत मोहानी जी भी आएंगे। यस, हसरत मोहानी जी, बताओ कौन से हसरत मोहानी? मैंने बता रखा हसरत मोहानी जी। हसरत मोहानी की ये गजल मैंने बताई है आपको, बताइए कौन सी गजल है? वेट करता हूं, देखता हूं कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे और उन्होंने 6 अन्य स्वतंत्र देशों से एक समझौता किया। हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमें उस समझौते का अनुसमर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर मैं उस समझौते के गुण दोषों का विवेचन करने नहीं जा रहा हूं। यदि समझौता अच्छा है या बुरा है या उदासीन है,
मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसके इसके साथ कोई संबंध नहीं है। श्रीमान, मेरा यह कहना है, मुझे इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि सभा इससे सहमत होगी कि हमारे पास इस समझौते का अनुसमर्थन करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। अरे साइन करके आगे अब तो हमको रेटिफाई करना ही पड़ेगा, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि पंडित नेहरू ने यह समझौता पंडित नेहरू की हैसियत से नहीं किया है। उन्होंने यह समझौता विदेश मंत्री की हैसियत से, हमारे प्रधानमंत्री तथा नेता की हैसियत से और भारत के सर्वप्रधान प्रतिनिधि और वक्ता की हैसियत से और भारत के लोगों की ओर से किया है। पंडित नेहरू ने अपनी हैसियत से नहीं किया है, प्रधानमंत्री के रूप में किया है, विदेश मंत्री के रूप में किया है, भारत के प्रतिनिधि के रूप में किया है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में किया है। इसलिए हमें अनुसमर्थन करना ही पड़ेगा। हाँ, हजरत मोहानी जी की बिल्कुल, ये बहुत बड़े व्यक्ति थे भाई। आप संविधान सभा में उनके द्वारा रखी गई बातों से आप सहमत है या नहीं है, पर इनकी प्रतिभा, इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व का शान ही नहीं है बिल्कुल। ये बहुत जबरदस्त शायरी करते थे, गजल भी लिखी उन्होंने जो आप कह रहे हैं। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं पंडित नेहरू अगर कुछ खराब भी करके आ जाए तब भी क्या हमको सहमत होना पड़ेगा? तो तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? वे हमारे प्रतिनिधि हैं और इसी हैसियत से वहां गए हैं, और वे जानते हुए भी कि वे वहां जा रहे हैं। हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आप ना जाएं। अरे, जब वो गए थे तो हमको मालूम ही था। हमको मालूम था कि वो इस सभा की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। हमको मालूम था कि वो राष्ट्रमंडल के संदर्भ में कुछ निर्णय होने वाला। हमने तो उनको रोका ही नहीं, वो गए, साइन करके आए। आप समर्थन कीजिए ना, तजमुल हुसैन साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे बस अब तो हम तो खाली इतना देखें कि समझौता क्या कर गया है, हम ये देखें। वो क्या कह रहे हैं, अब हमें यह देखना है कि वो समझौता है क्या। भारत एक स्वतंत्र देश है, अब वो पूर्णतः स्वतंत्र देश है, वह किसी देश के अधीन नहीं है और उसी प्रकार स्वाधीन है जैसे अमेरिका और ब्रिटेन तथा संसार के अन्य देश है। उससे सर्वसत्तात्मक शक्तियां प्राप्त है। ये वो कोई भी काम कर सकता है, किसी भी काम का निराकरण कर सकता है, युद्ध छेड़ सकता है, शांति के लिए संधि समझौता कर सकता है। तजमुल हुसैन साहब ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे भारत की ये पोजीशन है, तो अब देख लेते हैं राष्ट्रमंडल क्या है। तो वो कह रहे हैं आखिर राष्ट्रमंडल क्या है? जैसा मैं कह चुका हूं, वो 7 विभिन्न स्वतंत्र देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन मात्र है, और उसका प्रत्येक सदस्य जब कभी वह चाहे उसको छोड़ सकता है। दिक्कत क्या है? तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं हम कोई गुलाम थोड़ी हो जा रहे हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य रहने से। जो बने वो जब चाहे उसको छोड़ सकता है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच में अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, पंडित बालकृष्ण शर्मा, वो नाम ऐसे ही बोलते हैं, परंतु इसके पूर्व की मैं वे आरंभ करें, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कई सदस्यों ने बोलने, एक्चुअली बहुत सारे मेंबर्स के बोलने के इच्छुक हैं, और वो जैसे ही बालकृष्ण शर्मा जी का नाम लेते हैं वो कह रहे रुको, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, थोड़ा शॉर्ट में बोले, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स की एक लंबी लिस्ट है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान, भारत के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के विरुद्ध इस सभा में जो भाषण दिए गए उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन की घोषणा के संदर्भ में मैं समाचार पत्रों और तथाकथित वामपंथियों की आलोचना को भी देखा है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी आलोचना की गई उसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। अखबारों की जो आलोचना है वो भी मैंने देखी है, संविधान सभा में जो विभिन्न सदस्य जो बोल रहे हैं वो भी मैं सुन रहा हूं। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि इस संदर्भ में 6 आलोचना है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कौन सी? 6 कहेंगे, लेकिन आएगी 5 ही, पहले से बता रहा हूं। फिर अभी आप मुझे कहेंगे सर आपने 6 बोला, मैंने नहीं, वो बालकृष्ण शर्मा जी ने बोला। आएगी 5 ही, आप देख लीजिएगा, लिखिए, सुन लीजिए। पहली एक आपत्ति क्या है कि राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री की घोषणा जिसे भारत ने स्वीकार किया वो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, एक, ठीक है। दूसरी आपत्ति है कि इस प्रकार का कदम उठाकर हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से एक अपवित्र गठबंधन कर रहे हैं। एक तो हमारे परंपरा के विरुद्ध है, दूसरा हम अपवित्र गठबंधन कर रहे हैं। तीसरा, इस प्रकार के कार्य से हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निश्चित रूप से एंग्लो अमेरिकन गुट में शामिल हो जाएंगे, जैसा कि लगातार आरोप आ रहा है कि राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप लेने से हम एक गुट विशेष के हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तीसरी बात ही है। चौथी बात क्या है, यद्यपि हम स्वतंत्र हो गए परंतु फिर भी हम ब्रिटिश वैदेशिक विभाग का दामन पकड़े हुए हैं, और हमने अपने को ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश विदेश नीति के रथ के आगे बांध दिया है। चौथी बात वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रिटेन का जो विदेश विभाग है वो हमें संचालित कर रहा है। पांचवी बात वो यह है कि सम्राट की प्रमुखता से जनतंत्र से ठीक संगति नहीं बैठती। एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम रिपब्लिक है, रिपब्लिक होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने सम्राट को स्वीकार कर लिया। तो ये 5 बड़ी आपत्तियां, हालांकि बोली इन्होंने 6, लेकिन 5 ये देखो, छठी आई नहीं।
छठी बात उन्होंने राष्ट्रमंडल के देशों के जातीयता के संदर्भ में कही, ये इस तरह से उन्होंने बात रखी है। तो कुल मिलाकर 6 हो गई। घोषणा के विरोधियों ने जो कुछ कहा, मुझे जिन 6 बात आधारभूत बातें समझ में आई, एक एक का वो जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे माननीय मित्र ने बिना अपने विघ्न का वो एक एक आपत्ति का किस तरह से जवाब दे रहे हैं, जो 6 तरह के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें, कि भाई ये हमने अंग्रेजों के साथ गठबंधन, अपवित्र गठबंधन कर लिया, ये हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध में या हमारी परंपरा के विरुद्ध में किस प्रकार से है, उसका वो जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं कि भाई हमने जो इस घोषणा से इस प्रकार की कोई बात है, बार बार ये कहा गया कि हम अपनी वैदेशिक नीति के संदर्भ में और आंतरिक मामलों के संदर्भ में स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप ले रहे हैं। तो इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन की घोषणा के विरुद्ध जो मत प्रकट किया, उसका समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा हम बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में हमने अगर राष्ट्रमंडल में मेंबरशिप ले ली है तो दिक्कत क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, क्या बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से एक अपवित्र गठबंधन करने जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। जब मेरे मित्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संबंध में सोचने लगते हैं तो ये उनकी धारणा होती है कि उपनिवेशों में ब्रिटेन ने जो कुछ कर रहा है उसमें भी हम अपना हाथ बटाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बात नहीं है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। अंग्रेज मलय में जो कुछ कर रहे हैं या इंडोनेशिया में जो कुछ कर रहे हैं, फ्रांस में जो कुछ कर रहे हैं, वो अंग्रेजों का मामला है, इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या हम एंग्लो अमेरिकन गुट में शामिल हो रहे हैं? तो उसके बारे में मेरे विचार से हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने जा रहे। हमारी विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है, हमारे विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री ही हैं। असंख्य बार उन्होंने कह दिया कि हमारी विदेश नीति का विकास हो रहा है और जहां तक संभव है हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो हमको किसी एक गुट विशेष में शामिल होने का जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप लेने के संदर्भ में जो विचार रखे जा रहे हैं उसमें एक एक करके पंडित नेहरू जवाब देंगे, उससे पहले ही संविधान सभा के जो अन्य जो मेंबर्स हैं वो जवाब दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अब आ गए हैं आपके प्रिय मौलाना हजरत मोहानी जी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना, वही हजरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिए। नहीं, इससे याद हो जाएगा आपको, बहुत बड़े गजल वाले थे भाई हजरत मोहानी जी। मैंने प्रश्न पहले भी पूछा आप लोगों से, उन्हीं हजरत मोहानी जी की बात कर रहे हैं। वो तो भाई साहब देखना क्या जबरदस्त इसकी आलोचना करने वाले, जरा देखिए। श्रीमान मैं अपने मित्र प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना और दामोदर स्वरूप सेठ, कल जो हमने जिस पे चर्चा की थी, का इन कारणों से समर्थन करने के लिए तैयार हूं। मैं भी सक्सेना का इस कारण समर्थन करता हूं कि उन्होंने अपने संशोधन द्वारा वही तर्क उपस्थित किया जो मैंने आरंभ में इस सभा के लिए पहले अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने जो कल संशोधन लाया था उसके संदर्भ में कह रहे हैं, दामोदर स्वरूप सेठ ने जो बात कही उसके संदर्भ में कह रहे हैं। उस समय मैंने कहा था और इस समय भी मैं ये कहता हूं कि इस सभा को इस प्रकार के संविधान को बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका निर्वाचन बहुत ही संकुचित निर्वाचन मंडल के आधार पर हुआ था, जिसका स्वरूप सांप्रदायिक था, घोरतम सांप्रदायिक था, और इसका परिणाम यह हुआ कि इस सभा में एक दल का प्रभुत्व है, ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही अनगढ़ बात है कि इसे संविधान निर्माण की शक्ति दी जाए। केवल उसी दल का यह अस्तित्व है और वह एक ही दृष्टिकोण को उपस्थित करता है। जब मैं ये कहता हूं, जब मेरी ये सम्मति है इस सभा को संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, तो इसका यह स्पष्ट अर्थ यही है कि मैं श्री सक्सेना का समर्थन करता हूं। हजरत मोहानी जी वही पुराना राग, कौन सा, कि संविधान सभा के पास इस बात का पावर ही नहीं है कि वो संविधान बना सके। जब वो संविधान नहीं बना सकते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करना, उसका अनुसमर्थन करना या उसको स्वीकार नहीं करना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हजरत मोहानी जी, श्रीमान मैं अपने मित्र दामोदर स्वरूप का इस कारण समर्थन करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री महोदय के बनाए हुए बहाने का निराकरण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि हमारा देश गणराज्य हो जाएगा, परंतु हम अलग नहीं रह सकते, हमें किसी शक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाना ही होगा। पंडित नेहरू जी ने कल अपना उद्बोधन जब दिया था, कल मैंने आपको बताया भी था, पंडित नेहरू जी ने ऐसा कहा कि हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते
हमको किसी न किसी के साथ तो एसोसिएट होना पड़ेगा। हजरत मोहानी जी कह रहे हैं ये बहाना है। किसी के साथ एसोसिएट होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मेरी समझ में आती है, परंतु मैं ये तर्क उपस्थित कर सकता हूं कि ये कैसी बात है कि आप केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के लोगों को ही खुश करना चाहते, आप ईमानदारी के सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चलते? जब आपका ये दावा है कि आपका देश स्वतंत्र समाजवादी गणराज्य है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि आप सभी स्वतंत्र देशों से पृथक संधियां और समझौता करेंगे और ऐसा करने में उस सिद्धांत का अनुसरण करेंगे जिसे लोकमान्य तिलक के राजनीतिक दल ने निश्चित किया था। हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि किसी न किसी गुट में हमको शामिल होना होगा, तो फिर आप उसी गुट में क्यों जा रहे हैं? ऐसा हजरत मोहानी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। आगे देखिए, इनको बात को मैंने हाईलाइट किया, ये भी दिख रहा है क्या? आप बताओ भाई, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, गुड। वो क्या कह रहे हैं, जब मैंने समाचार पत्रों में ये पढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री की डॉक्टर मलान मलान और मिस्टर चर्चिल, चर्चिल जानते हैं ना, विंस्टन चर्चिल से मैत्री हो गई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अरे चर्चिल और मलान से हमारी दोस्ती हो गई, और मुझे जब मालूम पड़ा कि हमारे प्रधानमंत्री मलान और चर्चिल से मिले, उसी दिन मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ऐसा वो कह रहे हैं हजरत मोहानी जी। कैसे मिल सकते हैं? चर्चिल मलान तो हमारे विरोधी है, उनसे मिलना ही नहीं था, उनसे मिलने से आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसा वो कह रहे। क्या कह रहे? डॉक्टर मलान और मिस्टर चर्चिल से मैत्री हो गई, तो मेरा तो सर ही शर्म से झुक गया। जब वे इंग्लैंड गए तो भारतीय स्वतंत्रता के इन जन्मजात शत्रुओं के साथ में रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रधानमंत्री के विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हो गया। उन्हें मिस्टर चर्चिल के से मिलना ही नहीं चाहिए था और बोलना ही नहीं चाहिए, उससे बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे वाह, हजरत मोहानी जी ने कहा अरे वो अगर मिले तो उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था, और अगर मिल गए तो उनसे बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी। हजरत मोहानी जी ऐसा कह रहे हैं। तो तर्क है अपने अपने, और किस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। फिर वो क्या कह रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री से केवल 2 प्रश्न पूछकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार का है, यदि आप अलग नहीं रहना चाहते और राष्ट्रमंडल के देशों से संबंध स्थापित करना चाहते, तो ये कैसी बात है कि आप कोई भी शर्त नहीं रख रहे, आप बिना शर्त उनमें मिल रहे? यदि आप किसी उपनिवेश से अथवा इंग्लैंड अथवा अमेरिका से संधि करना चाहते हैं तो आपको इसकी स्वतंत्रता है, परंतु शर्त यह है कि सब कुछ परस्पर सहयोग के सिद्धांत के आधार पर किया जाए, बराबरी से किया जाए। ऐसे नहीं है कि आप उनके सामने झुक जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं हजरत मोहानी जी। इसके बाद में आते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब। कुंजरू साहब क्या बात रख रहे हैं वो भी जरा देखिएगा। पानी, यस, थैंक यू। पानी पी लेता हूं भाई, पानी पीना जरूरी है। सुबह है तो क्या हुआ, प्यास तो लगती है, गर्मी भी तो है, उमस देखिए आप। खैर, हरदनाथ कुंजरू जी, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने लंदन में प्रधानमंत्री की पिछले सम्मेलन में जो समझौता किया उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें यह देखना है कि यह हमारे आत्मसम्मान के अनुरूप है या नहीं है, अथवा इससे हमारे राष्ट्र का हित का साधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब मैंने इस समझौते की वाक्यावली पढ़ी तो मैंने ये अनुभव किया कि इससे दोनों शर्तें पूरी होती है, ये हमारे आत्मसम्मान के अनुरूप भी है और हमारे राष्ट्र के हित भी इससे पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको छोटे छोटे प्रश्नों पर अपना आपको नहीं अटकाना चाहिए, चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? हरदनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, क्या एक बात कह रहे हैं कि श्रीमान वे सदस्य भी भ्रम में है जिनका ये विचार है कि इस समझौते के पूर्व भारत तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहा था। पिछले वर्ष इस प्रकार की सम्मति के लिए भले ही कोई आधार हो, परंतु इस वर्ष तो उसके लिए कोई आधार नहीं। पिछले आय व्यय संबंधी वाद विवाद को समाप्त करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के संदर्भ में कहा कि वे किसी तटस्थ नीति का अनुसरण नहीं कर रहे, वे केवल ये चाहते हैं कि भारत को संकट काल में अपना मार्ग निश्चित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ने अपने उद्बोधन में कह दिया कि हम किसी भी प्रकार का कोई तटस्थ नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हमें तो हमारे हित के अनुकूल जो बात होगी उसको अडॉप्ट करेंगे और हमारे हित के अनुकूल है अभी राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, ऐसा वो कह रहे हैं।
भारत चाहता है कि उसका हित साधन किस प्रकार से हो सकता है और अगर हित साधन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अर्धनाजी कुंजरू साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है कि आपने इतना सुंदर काम किया है। फिर आप देखिए के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, प्रारूप समिति के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। शुरुआती दिनों से ही कांग्रेस से जुड़े हुए रहे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी। उनकी जो भूमिका है उसको भी जरा देख लीजिए किस प्रकार की है कि मुंशी जी क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल जिस प्रस्ताव को उपस्थित किया था उसका समर्थन करने के लिए मैं उठा हूं। अंत में बोलने वाले वक्ता महोदय ने, जो अर्जुनाथ जी कुंजरू है महोदय ने, उनकी महान विजय के लिए ही नहीं बल्कि भारत की विजय के लिए भी उन्हें जो बधाइयां दी है उसमें मैं भी अपना योगदान करना चाहता हूं। उनकी उदार राजनीतिकता के कारण ही भारत आज राष्ट्रमंडल में इंग्लैंड का सहयोगी बना और केवल राष्ट्रमंडल का अनुगामी नहीं बना हुआ है। जैसा कि कल एक वक्ता महोदय ने कहा था, हम ऐसे अन्य राष्ट्रों के भी साथी बन गए हैं जो जनतंत्रात्मक आदर्शों का आदर करते हैं। वो अपनी बात को कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, श्रीमान, इस संदर्भ में पंडित जी ने जो समझौता किया उसका विरोध इस सभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी कई कारणों से किया गया, किंतु जो तर्क उपस्थित किए गए उनका यदि हम विश्लेषण करें तो उनके मूल में ब्रिटेन के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट होती है। वो ये कह रहे हैं भाई ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लंबे समय तक राज किया इसलिए उनके ऊपर अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। बाकी इस प्रकार की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई वर्षों तक, लगभग 75 वर्ष तक भारत ब्रिटेन को विरोध की दृष्टि से देखता रहा। इस प्रकार की भावना अभी मिटी नहीं है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं। और बार बार जो अलग अलग जगह पर जो स्टेटमेंट दिए गए उन स्टेटमेंट को कोट भी कर रहे हैं। कौन? के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी जो कि प्रारूप समिति के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे, वो उनका जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए कह रहे, वो कह रहे, श्रीमान प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि अब इसके लिए समय नहीं है कि हम पहले के समान इंग्लैंड का अविश्वास करते रहे। ब्रिटेन और भारत 150 वर्षों तक एक ही संस्कृति और एक ही विचारधारा का पोषण करते रहे, ऐसा वो कह रहे। और हमारी राजनीतिक तथा कानूनी संस्थाएं ही एक समान नहीं रही बल्कि हम एक प्रकार की जनतंत्रात्मक आदर्शों का सम्मान भी करते रहे। यदि हम कुछ वर्ष आगे की बात सोचें तो मेरे विचार से विश्व शांति के उद्देश्य से भारत और ब्रिटेन का संबंध सामूहिक सुरक्षा के लिए एक बहुत प्रभावशाली कदम होगा। इस दृष्टि से नवीन संधि हमारे लिए अनुकूल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मुंशी जी समर्थन कर रहे हैं। अब कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है? अब आ रहे हैं प्रोफेसर के.टी. साहा। यस, के.टी. साहा को सुनिए। अब बहुत दिन हो गए ना के.टी. साहा को सुने हुए। के.टी. साहा क्या कहने वाले हैं? अंदाज लगा लिया क्या? मैंने इंस्टा पर एक दिन एक प्रश्न पूछा कि फला फला जो संशोधन प्रस्ताव किसने रखा। चूंकि बच्चों को मालूम था कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, सबने आंसर दिए प्रोफेसर के.टी. साहा। मेरे लिए चिंता का विषय हो गया कि मैंने इतना कठिन प्रश्न पूछा और सबने इंस्टा पर उसका आंसर दे दिया प्रोफेसर के.टी. साहा। ऐसे कैसे? तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि मतलब आप लोग जो संविधान वीर है, आप लोगों को ये अनुभूत हो गया है कि किसके प्रस्ताव स्वीकार होंगे। प्रोफेसर के.टी. साहा ने 300 से भी ज्यादा संशोधन प्रस्ताव रखे और स्वीकार नहीं हुए, तो अंदाज लगा दिया, सबने आंसर दिया प्रोफेसर के.टी. साहा। मुझे वैसे है ना, ईमानदारी से बताऊं तो बहुत खुशी हुई कि आपने एकदम राइट आंसर दिया। खैर, प्रोफेसर के.टी. साहा क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता के इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के उपरांत और पंडित कुंजरू ने इसका प्रभावपूर्ण ढंग से समर्थन के उपरांत इसका विरोध करने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है, किंतु फिर भी 3 शीर्षकों के अधीन मैं इस सभा के सम्मुख कुछ तर्क उपस्थित करना चाहता हूं, जिनके आधार पर मेरे विचार से वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना ठीक समझेगी। वो कह रहे मैं 3 शीर्षक के अंतर्गत बात रखूंगा और मुझे लगता है मेरी बात रखने के बाद संविधान सभा शायद ये जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कल रखा था उसको शायद अस्वीकार कर ले। क्या कह रहे? श्रीमान, मुझे तो इस प्रस्ताव का रूप ही आपत्तिजनक प्रतीत होता है। मैं ये कहता हूं कि ये शब्द अनुसमर्थन आपत्तिजनक है। रैटिफिकेशन, ये शब्द ही आपत्तिजनक है।
ये शब्द ये संकेत करता है कि किसी बात का पहले अधिकार दिया गया था और अब उसके अंतिम रूप से अनुसमर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा भाई साहब प्रस्ताव में कह रहे हैं कि रेटिफाइड कर लीजिए, मुझे तो इस शब्द पर ही आपत्ति है। रेटिफिकेशन की बात तब आती है जब पहले हम किसी को अधिकार देते हैं और अधिकार के तहत वो अपनी पावर को यूज करता है और फिर हमारे पास आता है और कहता है भाई साहब हमने तो ये कर लिया, अब आप इसका समर्थन कीजिए। वो होता है रेटिफिकेशन। तो भाई साहब हमने आपको अधिकार कब दिया? देखिए जरा क्या कह रहे ये शब्द संकेत करता है कि किसी बात का पहले अधिकार दिया गया था और अब उसके अंतिम रूप से अनुसमर्थन करने की आवश्यकता। मुझे तो स्मरण नहीं होता, मुझे तो याद नहीं आता, मुझे तो स्मरण नहीं होता कि इस प्रकार के कदम के लिए पहले कोई आपको अधिकार दिया गया था, और ना मुझे ऐसा कोई वाद विवाद अथवा इस सभा का निश्चय ही स्मरण होता है जिसके आधार पर इतना महत्वपूर्ण निर्णय किया जा सकता है। अरे भाई जब हमने कोई अधिकार आपको दिया ही नहीं तो फिर हम अनुसमर्थन कैसे करें? इसलिए मुझे तो अनुसमर्थन शब्द पर ही आपत्ति है। हाईलाइट किया मैंने। वो क्या कह रहे हैं, परंतु मेरी यह धारणा है कि जिस प्रस्ताव के संदर्भ में इस सभा में कोई विचार हुआ ही नहीं, का ना कोई निश्चय किया गया, उसका अनुसमर्थन करने के लिए उससे अनुरोध करना उससे सरकार के प्रमुख द्वारा की हुई डिग्री की रजिस्ट्री करने के लिए आग्रह करने के समान है। ये ऐसी बात करे, इसके लिए मैं सिद्धांततः तैयार हूं। मेरे विचार से सभा के सम्मुख एक संपन्न कार्य को करने और उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की मनोवृत्ति से उस स्वतंत्रता से न वाद विवाद हो सकेगा, न विभिन्न मतों का प्रकाश हो सकेगा। ऐसी बात कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। स्पष्ट विचार आपको मालूम पड़ गए होंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, श्रीमान मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं ब्रिटिश सम्राट का संबंध किसी एक दल विशेष से बताऊं। ब्रिटिश सम्राट का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर बात करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किंतु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे सम्राट रहे हैं और अब भी है जो अपने को श्री राम के वंशज कहते हैं और जो इसका प्रमाण दे सकते हैं कि सशस्त्र वर्ष तक उन्होंने आक्रमण, दुराचार और दमन की शक्तियों से संघर्ष किया था और उनके इस वीरतापूर्ण संघर्ष का देश सम्मान करता रहा है। इन प्राचीन काल की सत्ताओं के मिटने पर मैंने भी एक आंसू नहीं बहाया, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जनतंत्र के इस युग में राज सत्ता का कोई स्थान नहीं। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि राम का उल्लेख संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह ने कब किया, इस बात को मैं एक्चुअली में बताना चाह रहा था। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान हमसे ये कहा गया कि कुछ ही समय पूर्व हम ब्रिटेन और वहां के निवासियों के विरोधी थे और उनको अविश्वास और संदेह की दृष्टि से देखते थे। अभी जो उद्बोधन हुआ उसमें कहा गया, जिसके फलस्वरूप हमारी इस प्रकार की मनोवृत्ति हो गई। अभी भाषण में जब कहा गया, खास करके मुंशी जो जी द्वारा जब कहा गया कि भाई हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया तो इसलिए हमारे मन में उनके प्रति हमेशा अविश्वास रहता है, ये हमारी मनोवृत्ति हो गई। प्रोफेसर केटी शाह इस बारे में क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैं इस दोष से मुक्त नहीं हुआ हूं, मुझे भी बिल्कुल इनके ऊपर विश्वास नहीं है, ये अविश्वासी लोग हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में कह रहे हैं, परंतु इसके लिए मैं समय याचना भी नहीं करता हूं। अब भी मैं, ये क्या कह रहे हैं, अब भी हम में बहुत से लोगों की ये मनोवृत्ति है, परंतु जब हमसे पिछली बातों को भूल जाने और उनके लिए क्षमा प्रदान करने के लिए कहा जाता है तो मैं ये देखता हूं कि सब बातें भूलनी तो हमको पड़ती है और क्षमा प्रदान वे करते हैं। हमें तो एक शताब्दी के शोषण, दमन, उत्पीड़न, अधिकार, स्वतंत्रता, अपहरण और अपने हितों और आकांक्षाओं के हानि के इतिहास को भूलना होगा, क्योंकि हमारा देश अब एक स्वतंत्र गणराज्य होने जा रहा है। हमें तो इन सब बातों के लिए क्षमा प्रदान करनी है और उन्हें बिल्कुल ही भूल जाना है और हाथ मिलाना है ऐसे लोगों से जो कल ही तक हमारे शोषक थे और जिन्होंने कल तक हमको ऐसे युद्धों में घसीटा जिस युद्ध को हमको स्वीकार ही नहीं करना था। कल तक जो हमारा शोषण कर रहे थे उनको भूल जाओ, कल तक हमको जो विभिन्न युद्धों में घसीट रहे थे उनको मैं भूल जाऊं, और हमें ये कहा जा रहा है कि हमको भूल जाना चाहिए क्योंकि हमारी अविश्वास करने की मनोवृत्ति हो गई। मेरे से संभव नहीं है, ऐसा वो कह रहे। जब मैं सभा से ये कहता हूं कि उसे याद करना चाहिए कि इस देश में ब्रिटेन ने क्या क्या किया, तो मुझे केवल
अतीत काल ही स्मरण नहीं हो जाता। इस समय ब्रिटेन के कई तथाकथित उपनिवेश जो अब स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारे प्रति न केवल जाति विभेद की नीति का प्रयोग में ला रहे हैं, किंतु संसार को ये अच्छी प्रकार से बता रहे हैं कि वे गोरे ऑस्ट्रेलिया और गोरे अफ्रीका को स्थापित करने की नीति का अनुसरण करेंगे। वो कह रहे हैं साहब, ये सुधरने वाले लोग नहीं है, अभी भी इनके विचार क्या है, अभी भी जातीय प्रजातीय इत्यादि से ग्रसित है, और हम ऐसे लोगों के साथ अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं जो कल तक हमारे शोषक थे, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कहना चाह रहे हैं। तो प्रोफेसर केटी शाह के विचार आप जान पा रहे हैं। तो इस बीच में जब वो बात कर रहे हैं तो तजमुल हुसैन साहब अपनी बात को रख रहे हैं, फिर प्रोफेसर केटी साहब उनको टोकते हुए वापस बात कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात को रखने दीजिए, मेरी बात रखने के बाद में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, मुझे तो इस प्रश्न का आर्थिक अंग और भी अधिक अंधकारमय दिखाई देता है, क्योंकि इस प्रकार के राष्ट्रमंडल में शामिल होने से किसी भी प्रकार के लाभ की भी संभावना नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक सदस्य ने यह कहा कि अगर हमारे देश का हित होता है तो इस प्रकार का समझौता करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं मुझे तो देश का हित भी इसमें नजर नहीं आता है, आर्थिक रूप से हमको फायदा पहुंचेगा ये भी मुझे नजर नहीं आता, ऐसा प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह बताया कि वे अच्छे मोल तोल करने वाले नहीं है, उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। मेरे विचार से ये ठीक ही है, परंतु मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि ब्रिटेन एक कुशल मोल तोल करने वाला यानी बार्गेनिंग वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको बार्गेनिंग नहीं आती है, लेकिन मैं बता देता हूं ब्रिटिशर्स को बार्गेनिंग आती है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वास्तव में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतने कुशल बार्गेनिंग करने वाले हैं कि वो अपनी वाकपटुता से और कूटनीतिज्ञता से ये दर्शाते हैं कि मोल तोल करना तो उनके स्वभाव में है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई बार्गेनिंग करने के बारे में ब्रिटिशर से ज्यादा तो कोई दुनिया में कोई है नहीं, और अपनी बातचीत में वो ये भी प्रदर्शित करेंगे हमको तो बार्गेनिंग करनी आती नहीं है, इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। तो प्रोफेसर केटी शाह के कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के संदर्भ में, जो उनकी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, मोटी मोटी वो बात क्या करना चाह रहे हैं। अब वो अपने वक्तव्य के अंतिम छोर पे आते हैं। मैं कुछ और शब्द कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस संदर्भ में जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होगी उसका कितना महत्व बताया गया, उससे किसी प्रकार का कम महत्व नहीं है। श्रीमान हमसे यह भी कहा गया कि हम एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम इस प्रकार का जीवन कभी भी व्यतीत नहीं कर सकते। वो पंडित नेहरू जी ने कहा कि भाई हम अलग तो रह नहीं सकते, हमको किसी न किसी एसोसिएशन के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। प्रोफेसर केटी शाह उनकी बात को कह रहे हैं, ये किसी की भी सम्मति नहीं है कि हम एकांकी जीवन व्यतीत करें, ऐसा करना तो मूर्खता होगी। कोई भी देश चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वर्तमान काल में अलग रहने की नीति का अनुसरण कर ही नहीं सकता, ये मैं भी मानता हूं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह करें। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ ही संबंध स्थापित करें। वो कह रहे यस बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं कि हमको किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा, तो ब्रिटिश से ही क्यों, बताओ भाई, ब्रिटिशर से क्यों, और भी तो लोग हैं, और भी तो गुट हैं, रशिया बैठा है ना, उसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हो आप, ब्रिटिशर्स के साथ ही क्यों जुड़ रहे। मैं सैद्धांतिक रूप से आपसे इस बात से सहमत हूं कि आज की दुनिया में कोई देश अकेला नहीं चल सकता, मैं भी सहमत हूं, पर ब्रिटिशर से ही क्यों, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे झूम वाले प्रोफेसर केटी शाह का नाम आते झूमने लग जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर केटी शाह के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से बड़े अच्छी तरह से आप परिचित हो गए हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान हमसे कहा गया कि हमारी शिक्षा का प्रकार ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर निश्चित किया गया, हमारी शिक्षा प्रणाली वैसी है, हमारी प्रशासनिक प्रणाली वैसी है, हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसी है, हम इसलिए उनसे ज्यादा अलग नहीं रह सकते, ऐसा हमसे कहा गया। वो यही बात कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। वो क्या कह रहा है, किंतु क्या इस कारण हमें ऐसी बातों को भी बनाए रखना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है। अरे भाई हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीतिक प्रणाली सब ब्रिटिशर से मिलती जुलती है, तो क्या हम ऐसी बातें भी अपनाए रखें जो हमारे लिए हानिकारक है। प्रोफेसर केटी शाह ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 17 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ
उसको आप हूबहू देखने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना जाए उसके संदर्भ में वार्ता हो रही है, और दोनों दिन, कल भी मैंने कहा और आज भी पूरे टाइम तक दोनों दिन यही काम चल रहा है। आप देख सकते हैं संविधान सभा इसी विषय पर अटकी हुई है। अब आ रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थोड़ी देर पहले आए के एम मुंशी जी, वो भी प्रारूप समिति के सदस्य, और अब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो भी प्रारूप समिति के सदस्य। ध्यान रखिएगा, देश के माने हुए वकील थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान के निर्माण में, प्रारूप समिति में उनका भी बड़ा योगदान है। कई बार जब कुछ विषय पर जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात नहीं रखते थे, तो फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ही उनकी बात रखते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक ऐसे जटिल प्रश्न को हल करने के लिए बधाई देता हूं जिसके बारे में कुछ महीने पूर्व यह समझा जाता था कि वह किसी प्रकार से हल हो ही नहीं सकता। जिस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने के लिए कहा जा रहा है, उससे हमारे उस निश्चय का किसी प्रकार निराकरण नहीं होता है जिसे हमने इस संविधान सभा के आरंभ में ही किया था। हम गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा संकल्प है, वो प्रभावित नहीं हो रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। भारत आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के मामलों में पूरी तरह से गणराज्य जैसी स्थिति में सर्वसत्ताधारी है, और वही बनेगा। हमारे आंतरिक मामलों में, विदेशी मामलों में ब्रिटिश सम्राट की कोई भूमिका नहीं होगी। देश में तथा विदेश में संघ का राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधि होगा। विदेश में किसी प्रकार का कार्य करने के लिए हमें ब्रिटिश सम्राट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। युद्ध काल और शांति काल, व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में हम अपने स्वामी खुद होंगे। हम किसी प्रकार के आर्थिक जाल के चक्रे में नहीं आएंगे। जहां तक उपनिवेशों का संबंध है, भारत में और उनमें बहुत अंतर है। भारत को एक ऐसी विदेशी नीति का अनुसरण करने का अधिकार होगा जो भारत के लिए हितकारी हो, ऐसा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं। बहुत बड़े कानून के जानकार हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने एक बहुत ही ऐसे प्रश्न का हल कर दिया जिसके हल होने की संभावना कम नजर आ रही थी, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में या विदेशी मामलों में इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। फिर वो कह रहे हैं एक और बात है जिसकी ओर आपका मैं ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि संविधान में अब बिना किसी विराम को रखे हुए अथवा संविधान के पहले बिना कुछ शब्द जोड़े हुए अथवा बिना उसके किसी भाग में सम्राट का उल्लेख किए हुए वह प्रयोग में आएगा। वो कह रहे चिंता की बात नहीं, हमारे संविधान पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, इससे हमारे संविधान पे फर्क पड़ जाएगा क्या? हम ब्रिटेन के सम्राट से परमिशन लेकर संविधान को लागू करें? ना, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं संविधान में विभिन्न भागों को प्रस्ताव के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, किंतु उस वैधानिक ढांचे में सम्राट का कोई स्थान थोड़ी रहेगा। अरे भाई, वो राष्ट्रमंडल का प्रमुख के रूप में सम्राट भली हो, लेकिन हमारे संविधान में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, एक दूसरी बात यह भी कही गई और वह यह है कि इस प्रस्ताव का पहले अनुसमर्थन हो जाना चाहिए था। मैंने ये कभी नहीं सुना कि अन्य राष्ट्रों से संधि करने के पूर्व उसके पूरे ब्यूरो पर अन्य लोगों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसी देश के साथ संधि करने के लिए हम जाते हैं तो सब कुछ बातें पहले थोड़ी हो जाती है। हम तो संधि करके आते हैं, इसी के बाद में बात रखी जाती है, भाई हम ये संधि कर ली, हम ये संधि कर ली, ये तो बात की बात है, इसलिए पहले ब्यौरा रखा जाएगा, ऐसा इस ऐसे विषय पर चर्चा करना ही ठीक नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आपको केवल इस विषय पर विचार करना है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने अथवा संविधान सभा ने जो आदेश दिए थे उन्होंने उसकी किसी प्रकार की उपेक्षा तो नहीं की। कांग्रेस ने जो आदेश दिए थे या संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो आदेश दिए थे, आपको खाली इतना विचार करना है कि क्या उन्होंने किसी आदेश की उपेक्षा तो नहीं की, आपको खाली इतना विचार करना है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से संविधान सभा के विभिन्न सदस्य इस बारे में अपने विचार रख रहे हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाँ वो प्रारूप समिति वाले, और कौन है? अरे यूट्यूब के साथी भी
वही है भाई, एक ही तो मेंबर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। खैर वो आगे क्या करें। मेरे विचार से हमारे प्रधानमंत्री से विश्व शांति का बड़ा पोषक हमें नहीं मिल सकता है। मुझे इस संदर्भ में कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वे ये देखेंगे कि इस स्वतंत्र सम्मेलन की आड़ में जिसका प्रतीक सम्राट है कोई जाल बिछा हुआ है, तो वे सबसे पहले इस सम्मेलन को भंग करने की आपको सलाह देंगे। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं। तो देखिए तर्क वितर्क चल रहा है वहां पर, आप देख सकते हैं। अब आए मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि मद्रास के अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभा के समक्ष जो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया, उसका मैं हृदय से समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी तथा अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। श्रीमान पंडित कुंजरू, के.एम. मुंशी जी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के तथा उनके समान अन्य विद्वान साथियों ने इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरे लिए अब कुछ भी अधिक कहने के लिए रखा नहीं। के.एम. मुंशी जी ने जो कहा, हरदनाथ कुंजरू जी ने जो कहा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो कह दिया, इसके बाद मेरे लिए इस विषय पर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तो बहुत बधाई देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भी और इस देश की भी प्रतिष्ठा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इस्माइल साहब। आप देख सकते हैं इस तरह की बात आ रही है, और वो कह रहा है कि भाई मैं तो इस प्रस्ताव का क्या कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, और विरोध करने का मुझे कोई आधार नहीं आता है। इसके बाद में आते हैं खंडू भाई के देसाई, ये बंबई से हैं, संविधान सभा के मेंबर। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं किसी राजनीतिज्ञ अथवा किसी वकील अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के किसी विद्यार्थी के नाते इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं इस प्रश्न पर विचार करने के उपरांत इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं कि इस समझौते का इस देश के जन साधारण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा खंडूभाई देसाई जी कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रश्न को जिस प्रकार हल किया है, उससे संसार के अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। इस प्रस्ताव का विरोध मेरे विचार से मुख्यतः भय और आत्मलाघव की भावना। देखिए भय की बात पहले भी कही गई कि क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने लंबे समय तक शोषण किया, शासन किया, हमें उपनिवेश बनाए रखा, इसलिए भय होना अपेक्षित है, और ऐसी हमारी मनोवृत्ति बन गई उसी। और वो कह रहे हैं, विरोध करने वाले मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वे हमारे देशवासियों को जैसा समझते हैं वे उससे अधिक स्फूर्तिवान, प्रश्नचित और साहसी है, और पारस्परिक हित साधन के लिए वे किसी भी राष्ट्र से आदान प्रदान करने से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस देश के जनसाधारण अपने स्वतंत्र सर्वसत्ताधारी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को केवल इस कसौटी पर कसते हैं कि उससे विश्व शांति में कितनी बढ़ोतरी होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये कहा गया कि इस सभा को इस प्रश्न पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, जैसा कि आपने देखा, हसरत मोहनी जी उनमें अगुआ है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने जो बात कही वो भी उस संदर्भ में थी। तो कह रहा है कि एक संशोधन इस प्रकार है कि हमें इस समझौते का अनुसमर्थन उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि नए संविधान के अनुसार निर्वाचन ना हो जाए। कि एक बात ये भी आई, कल बात हमने करी थी कि भाई एक बात कल ये भी आई थी कि भाई हमें देश में जब तक नए चुनाव नहीं हो जाए तब तक हमको अधिकार नहीं है कि हम इस प्रकार के प्रस्ताव के संदर्भ में कोई निर्णय लें। वो क्या कह रहे हैं? मेरे विचार से इस तर्क में कुछ भी बल नहीं है। ये सभा संविधान को स्वीकार करने के लिए सक्षम है और उसे स्वीकार कर ही लेगी तथा देश के भविष्य के संदर्भ में निर्णय कर लेगी। उसे ये सब अधिकार प्राप्त है, किंतु इन लोगों के मतानुसार उसे इस छोटे से समझौते का अनुसमर्थन करने का अधिकार। अरे वो कह रहे हैं कि जब इस देश का संविधान को स्वीकार करने में ये संविधान सभा सक्षम है तो इस संविधान सभा को राष्ट्रमंडल का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में अधिकार क्यों नहीं है? इसलिए मैं तो इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब आ रहे हैं कामेश्वर सिंह जी, बिहार से हैं कामेश्वर सिंह जी, नाम याद रखिएगा। क्यों याद रखूं?
जो भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में प्रथम अनुसूची, प्रथम संविधान 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन जो हम पढ़ते हैं, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला आता है वो यही कामेश्वर सिंह जी है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को उनकी सफलता के लिए विनयपूर्वक बधाई देता हूं। वे परस्पर विरोधी विचारधाराओं से अलग रहे हैं और स्थिति का यथार्थ दर्शन करके भारत को एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन किया है कि अब वो विश्व शांति की अभिवृद्धि करने में समर्थ है। भारत को अब सभी ने एक स्वतंत्र देश स्वीकार कर लिया है और उसके सर्वसत्ताधारी जनतंत्रात्मक गणराज्य होने पर हमारे देशवासी पहले की तरह सम्राट के प्रति निष्ठावान नहीं रखेंगे। वो कहा कि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल गणतंत्र बनने जा रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार की अगर हम सदस्यता हासिल करते हैं राष्ट्रमंडल में तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडबैक का क्वेश्चन दे दिया क्या इनको? हाँ, फीडबैक का क्वेश्चन शेयर करो। फीडबैक का कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे जूम वाले तो फीडबैक का क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ही इनको सर्टिफिकेट मिलेगा भाई। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। बेगम एजाज रसूल, ये संयुक्त प्रांत से अब आप जानते हैं संविधान सभा में हमारी जो 15 महिलाएं सदस्य थी, एक एक का नाम याद रखिएगा, कभी पूछ लूंगा मैं, गूगल करके क्या बताना यार। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल है, याद रखना आपको। खैर, श्रीमान कल माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रस्ताव को उपस्थित किया था उसका हृदय से समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूं और इस सभा में जो बधाइयां दी गई उनमें मैं अपना योग भी देती हूं। मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल में भारत के रहने के संदर्भ में जो निर्णय किया उसकी बहुत आलोचना की। वो कह रहे मुझे इस बात के बड़ा सरप्राइज है, राष्ट्रमंडल सम्मेलन और प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जिस उच्च पद पर आसीन रहे हैं उसे देखकर सभी भारतीय गर्व से फूले नहीं समा रहे और अब इस संदर्भ में कुछ भी संदेह नहीं रह गया है कि आज संसार के राजनीतिज्ञों के बीच हमारे प्रधानमंत्री को जो प्रतिष्ठा प्राप्त है वह अन्य किसी प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं है, ऐसा बेगम एजाज रसूल कह रही। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इसको थोड़ा दिखाना है ना। बेगम एजाज रसूल जो बात कह रही है ना, उनको देखिए जरा। वे आज इसकी बाट देख रहे हैं कि भारत एशिया का नेतृत्व ग्रहण करेगा। मैं ये कह सकती हूं कि एशिया में भारत की जो स्थिति है उसके कारण ही हमारे प्रधानमंत्री को नेतृत्व की शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत पिछले 2 वर्षों से तथा महात्मा गांधी के निर्देशन में कई वर्षों तक उन्होंने जिस राजनीतिज्ञता का परिचय दिया उसके कारण भी वे इस नेतृत्व के लिए समर्थ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो सफलता राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में मिली उसके लिए वो बधाई दे रही है और उन्होंने कहा कि जो बाकी ने जो बधाई दी उसके साथ मैं भी अपना योगदान देती हूँ। हाँ, ये 15 महिलाओं के नाम याद भी रखने हैं भाई, ऐसे लिख देने मात्र से काम चलेगा नहीं, ये ध्यान रखना, 15 के 15 नाम याद रखने हैं। तो बेगम एजाज रसूल की बात को आपने देखा किस तरह से। फीडबैक लिंक इनको बार बार शेयर करो, बिल्कुल। तो बेगम एजाज रसूल की बात को आपने देख लिया कि किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो हृदय से इसका समर्थन कर रही है। अब आए हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह का, इनका पूरा नाम क्या है? प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रस्ताव को उपस्थित किया उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैंने यह देखा कि इस सभा में इसका विरोध केवल संदेह के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। यह तर्क उपस्थित किया गया कि घोषणा में जो कुछ दिखाई देता है उससे कहीं अधिक उसमें छुपा हुआ है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में ये कह चुके हैं कि वे किसी ऐसी बात के लिए सहमत नहीं हुए हैं जिसका उल्लेख घोषणा में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बात पे लिए उन पर क्यों संदेह कर रहे हैं, जो लिखा हुआ वही है, इसके अलावा कोई और बात छिपी हुई नहीं है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, समझौते में कुछ बातें जो लिखी हुई नहीं है वो भी हो सकती है। वो कह रहे हैं भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया कि इस प्रकार का समझौता करने से भारत को हानि उठानी पड़ेगी, किंतु मेरा ये कहना है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने से किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत इस कदम से भारत को कई प्रकार के वास्तविक लाभ होंगे। यही कारण है कि इस देश के लोगों ने इस समझौते का स्वागत किया है। श्रीमान, जैसा कि
मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता कह चुके हैं, भारत की आर्थिक तथा रक्षा संबंधी व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड की आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवस्था पर आधारित है। इसलिए हमको समझौता करने में आर्थिक फायदा ही है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब उनसे मिलती जुलती है। इंग्लैंड के साथ इतने वर्षों से संबंध रहने के कारण हमारी विचारधारा, हमारी कार्यप्रणाली, हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के समान ही है। हमें इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी धनराशि वसूल करनी है। इन सब बातों के कारण हमें राष्ट्रमंडल के देशों के साथ, जो पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राष्ट्र कहे जाते थे, संबंध बनाए रखने हैं। प्रोफेसर शाह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा के सम्मुख एक ऐसे कार्य का प्रस्ताव रखा जिसे वे संपन्न कर चुके, और इस सभा से अब एक ऐसे कार्य का अनुसमर्थन करने के लिए कहा जा रहा है जिसका उससे अधिकार नहीं है। अभी प्रोफेसर केटी शाह की बात को रखा था। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार से तर्कसंगत है। इस सभा ने स्पष्ट शब्दों में, सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं प्रभुदयाल जी, इस सभा ने स्पष्ट शब्दों में इंग्लैंड जाने और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेने का उन्हें अधिकार दिया था। मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश लोग इस समझौते के पक्ष में हैं, और बहुत कम लोगों की ये धारणा होगी कि इस देश ने अपने लिए जो स्थिति स्वीकार की उसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया उसके संपन्न होने की कोई संभावना थी। ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा मत कहिए कि उन्हें अधिकार नहीं था, ऐसा काम कर दिया जिसको काम करने की पावर हमारे पास नहीं थी, इस प्रकार की बात मत करिए। वो कह रहे हैं, श्रीमान अपने अन्य तर्कों को उपस्थित करने से पूर्व मैं प्रोफेसर शाह की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं जिसका कुछ अंश अल्लादी दे चुके हैं। उनकी बातों से मैं समझ सका कि भले ही उन्होंने इस धारणा के विरुद्ध कई बातें कही कि उनमें कटुता नहीं थी बल्कि पुराना विष भी था, प्रोफेसर शाह ने अनुसमर्थन शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है। उनका ये अभी आपके सामने रखा था, उनका ये विचार था कि यह शब्द एक निंदनीय कार्य का द्योतक है, और ये सभा के सम्मुख एक ऐसे कार्य को रखना चाहते हैं और उसे मानने के लिए हमें विवश करना चाहते हैं जिसे वे संपन्न कर चुके। श्रीमान वकील होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये तर्क निर्बल ही नहीं बल्कि असंगत भी है। प्रधानमंत्री अपने प्रभुओं अर्थात भारत के लोगों की ओर से इंग्लैंड गए थे। वे उनके दूत, उनके सर्वश्रेष्ठ दूत के रूप में वहां गए थे, और कानून की दृष्टि से ये एक स्वयं सिद्ध बात है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रभुओं का विश्वास भाजन और दायित्व भाजन बनकर दूत बनकर जाता है और वे ये समझते हैं कि उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है और इस प्रकार उनके हित साधन की चेष्टा की है, तो उनकी ओर से उसने जो भी वचन दिया है उसका अनुसमर्थन करने के लिए वो बाध्य है। तो प्रोफेसर केटी शाह के तर्क का जवाब दे रहे हैं प्रभु दयाल जी। आप देख सकते हैं उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया वो एक एक करके मैंने आपके सामने रखे हैं। देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त विचार विमर्श है राष्ट्रमंडल के मेंबरशिप को लेकर। फ्रैंक जे एंथनी कहाँ चले गए भाई? उनके भी तो विचार आएंगे। क्या पेज ऊपर नीचे हो गया? ऊपर नीचे तो नहीं होगा। फ्रैंक जे एंथनी आएंगे। यस, ये रहे मिस्टर फ्रैंक जे एंथनी। पहचान गए? लो फिर तुम आ गए, वापस आ गए। लो तुम फिर आ गए। यस, लो तुम फिर आ गए। संविधान सभा की पहली बैठक में इनको उपसभापति मनोनीत किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, वही फ्रैंक एंथोनी। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूं कि सभा के कुछ सदस्य भले ही कुछ ना कहे परंतु ये समझेंगे अवश्य कि इस प्रस्ताव के संदर्भ में मेरी पूर्व निश्चित धारणा है और मैं अवश्य ही इसके पक्ष में हूं। श्रीमान, मैं ये समझता हूं कि एंग्लो इंडियन होने के नाते मैं सौभाग्य से इस प्रस्ताव के संदर्भ में ठीक ठीक बातें कह सकता हूं। मुझे इसका विश्वास है कि मैं अपने भारतीय देशवासियों का दृष्टिकोण समझ सकता हूं, साथ ही बहुत से अंग्रेजों का भी दृष्टिकोण समझ सकता हूं। उपाध्यक्ष नहीं बोला मैंने, उपाध्यक्ष नहीं। संविधान सभा में पहली बैठक में 9 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि बुजुर्ग थे, बीमार थे, इसलिए उनको मनोनीत किया था उपसभापति। मैंने उपाध्यक्ष थोड़ी बोला भाई। अरे उपाध्यक्ष तो 2 थे ना यार, एच के मुखर्जी एक, दूसरे वीटी कृष्णमाचारी जी अपने राजस्थान वाले, ये उपसभापति थे। पहले दिन बैठक में उनको मनोनीत किया गया था।
ठीक है। श्रीमान, अपने अन्य तर्कों को उपस्थित करने से पूर्व मैं प्रोफेसर शाह को एक बात का उत्तर देना चाहता हूं, जिसका कुछ अंश में वो फ्रैंक जे एंथोनी बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। वो मतलब एक्चुअली में एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह ने और प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने, जो कल रखा था बातें, और जिस तरह से इसका एक तरह से कह दीजिए उसके ऊपर संशोधन रखा या इसका विरोध किया कि भाई हमको ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, या स्वीकार करना चाहिए तो कुछ सुधार के साथ स्वीकार करना चाहिए, ये जो बातें हो रही है उसका एक एक करके जवाब आ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे फ्रैंक जे एंथोनी अपनी बात को रखते हैं कि इसी बीच में सत्यनारायण सिंह आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं श्रीमान, मेरा ये प्रस्ताव है कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाए, वोटिंग करवा दो यार, कितनी देर से बात कर रहे हो, कल से कर रहे हो, आज भी कर ली, पूरे दोनों दिन राष्ट्रमंडल में मेंबर बने नहीं बने इसी विषय पर चल रही है। तो अध्यक्ष कह रहे हैं भाई प्रस्ताव रख दिया गया, इस प्रश्न पर वोट लिया जाए। मेरे विचार से अधिकांश सदस्य अब बहस समाप्त करने के पक्ष में। ओके, मैं अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाता हूं। कल आपने देखा कि बैठक की शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना विस्तृत उद्बोधन देते हैं। राष्ट्रमंडल का सदस्य क्यों बने भारत, उसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिए, प्रस्ताव रखा और अनुसमर्थन करने की अपील की, और जो जो आलोचनाएं होने वाली है उन सब के बारे में उन्होंने अपनी बात कही। इवन जो संशोधन पंडित नेहरू जी के उद्बोधन के बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना और जो अन्य मेंबर लेकर आए, उसका भी पहले ही वो कह चुके थे। आप मुझे कहेंगे पहले कैसे कह दिया, अरे संशोधन तो पहले रखे जाते थे ना अध्यक्ष के सामने, फिर अध्यक्ष उन संशोधनों को उस व्यक्ति के पास भेज देता जिन्होंने मूल प्रस्ताव रखा। तो पंडित नेहरू जी को पता था क्या क्या संशोधन आने वाले, तब भी उन्होंने बोला। आज सारे लोगों के भाषण सुन लिए, कल भी उन्होंने सारे लोगों के भाषण सुन लिए, अब क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, कल से इस प्रस्ताव पर बहुत वाद विवाद हो चुका है और कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में बोल चुके हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। वास्तव में मैं तो ये कहूंगा कि उनमें से कई सदस्य इसके समर्थन से इतना आगे बढ़ गए जितना कि मैं भी नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने तो इतना जबरदस्त इसका समर्थन किया कि उतना तो मैं भी नहीं कर पाया। फिर वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ संभावित परिणामों के तथा कुछ सन्निहित अर्थ को बताया, जिसे अपनी ओर से मैं ना तो स्वीकार ही करता और ना ही पसंद करता, किंतु हम सबको तथा हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य की कल्पना अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेंबर्स ने तो प्रस्ताव में रखे गए शब्दों के बारे में व्याख्या करते हुए इतना आगे बढ़ गए जितना मैं भी नहीं बढ़ा, और बहुत सारी बातें कही। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, पर सब लोग अपनी अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। जहां तक मेरे इस प्रस्ताव और लंदन की घोषणा का संबंध है, हमें केवल इन बातों को देखना है। पहले तो मैं ये देखना है कि उससे हमारे वचनों की पूर्ति होती है या नहीं होती है। ये देखना है कि इससे हमारे उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है कि नहीं होता। देखो एक लाइन कट गई, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, अभी कोई इशू नहीं है आगे के लिए, ना 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 कोई इशू नहीं है। दूसरी बात हमको ये देखनी है कि आगामी कुछ वर्षों में इससे भारत को कुछ सहायता प्राप्त होगी या नहीं, अथवा ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत की गतिशील उन्नति के मार्ग में बाधक तो नहीं सिद्ध होगा। ये ऐसा पंडित नेहरू जी अपना उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं। हाँ हाँ, टेक्निकल टीम को भी नींद आती है, हुई होगी, एक लाइन ही तो कटी है भाई। खैर, तीसरी कसौटी ये है कि आजकल के संसार में क्या इससे शांति को चिरस्थायी बनाने और युद्ध से पीछा छुड़ाने में सहायता मिलती है या नहीं। कुछ लोग किसी समूह विशेष को अथवा किसी गुट विशेष को प्रोत्साहित करने की चर्चा करते हैं। हम सब अपने को तथा अपने मित्रों को देवता समझने और अन्य लोगों को दानव समझने के आदी है। हम सब ये समझते हैं कि हम तो उन्नति के मार्ग में ले जाने वाली शक्तियों का और जनतंत्र के पक्ष में, और दूसरे जो अन्य लोग हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। ऐसा नेहरू जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। नेहरू जी एक्चुअली में पूरी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जो तर्क रखे गए, जो आलोचना की गई, जो बातें रखी गई, उन सब का जवाब दे रहे हैं। एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि क्या इससे क्या हो रहा है। कल भी अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी बातें उन्होंने कह ही दी थी, आज भी वो इसी तरह से अपनी बात को कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं वर्तमान काल की इस विभीषिका का हम किस प्रकार सामना करें। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक समुदाय शांति प्रेमी है, उसके साथ हो लीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि अमुक समुदाय के साथ हो लीजिए। जो बातचीत हुई ना, कोई कह रहा है कि आप रशिया के साथ क्यों नहीं जाते हो, कोई कह रहा है आप एंग्लो अमेरिकन के साथ ही क्यों जा रहे, तो वो कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, किंतु मुझे इसका विश्वास है कि इस प्रकार किसी समुदाय का साथ देने से शांति का पोषण नहीं हो सकता। वास्तव में इससे
भयास्पद वातावरण में ही वृद्धि होती है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अकर्मण्य होकर वैराग्य धारण करने की नीति में मेरा विश्वास नहीं है। आप विरक्त नहीं हो सकते। प्रत्येक समस्या को उसका सामना करने और उसके संघर्ष करके ही उसे हल किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि दो गुट है, एक गुट ये कह रहा है, एक गुट ये कह रहा है, पर आप ये तो नहीं कर सकते कि हम इनसे विरक्त हुए। आप आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं तो आप विरक्त नहीं हो सकते। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी नीति अकर्मण्य होकर खंडन करने की नीति है अथवा क्रम शून्य नीति है, वे भ्रम में है। इस संदर्भ में मेरी कभी भी इस प्रकार की कल्पना नहीं रही है। मेरे विचार से हमारी नीति सक्रिय नीति है, एक निश्चित नीति है और लोगों के मस्तिष्क से युद्ध के विचार को निकाल देने की नीति है और यही होनी चाहिए, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। फिर वे कह रहे हैं कि समस्याएं जो है व्यवहारिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होती है। यद्यपि हमारे व्यवहार से उसका संबंध है, मेरे विचार से उसे हल करने में भारत ही कुछ योगदान दे सकता है। कुछ योग इसलिए दे सकता है कि भले ही हम गांधी जी के अक्षम और अयोग्य अनुयायी हो, परंतु कुछ अंश में हमने उनके उपदेशों को ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की जो समस्या है उसका समाधान करने में भारत अपना योगदान दे सकता है। फिर वो कहते हैं कि भले ही हम गांधी जी के अयोग्य और अक्षम अनुयायी हो, लेकिन जो कुछ भी हमने उनसे सीखा है उससे हम कुछ ना कुछ तो समाज में और विश्व में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा नेहरू जी बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं सौभाग्य से हमें भारत में यूरोप के समान अपने पूर्वजों से गणना की देन नहीं मिली है। हम किसी व्यक्ति को अथवा किसी बात को या विचार को पसंद ना करें, किंतु हम ये प्राचीन काल की देन के आधार पर नहीं करते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सभाओं और अन्य जगहों में हमारे लिए वास्तविकता का ध्यान रखते हुए तथा निरुद्विग्न होकर इन प्रश्नों का हल करना कुछ आसान हो जाए। उन्होंने कहा मैं बोझ लेकर नहीं चलता। उन्होंने इतिहास में हमारे साथ क्या किया, इस प्रकार के बोझ लेकर नहीं चला जाता और इस कारण से मैं कहीं बार ढंग से अपनी भूमिका को निभा पाता हूँ। वो कह रहे हैं हमें अन्य लोगों की सद्भावना प्राप्त होगी और वे अपने पूर्वजों से मिली हुई किसी कटुता के आधार पर हम पर संदेह नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई भी देश प्रभावपूर्ण ढंग से तभी कार्य कर सकता है जब उसे कुछ शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार की बात कह रहे हैं वो। ये स्पष्ट है कि जिस गणराज्य को स्थापित करने का हमने निर्णय किया है वह अस्तित्व में आएगा ही आएगा। मेरे विचार से हमने उसे प्राप्त कर लिया है। निसंदेह हम किसी भी हालत में उसे प्राप्त करते ही, परंतु हमने उसे अन्य लोगों की सद्भावना से प्राप्त किया है। मेरे विचार से ये एक और बात प्राप्त हुई है, जिन लोगों को हमारी इस प्राप्ति से नुकसान पहुंचे उनकी सद्भावना भी हमें प्राप्त हो, ये भी एक प्रकार की प्राप्ति है, ऐसा पंडित नेहरू जी अपने उद्बोधन के दौरान अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और किस तरह से जो उनके जो प्रस्ताव है उसकी संदर्भ में जो आलोचना की गई है उसका भी वो जवाब दे रहे हैं। बड़ा इनका एक ऐतिहासिक उद्बोधन है। कल वाला भी उद्बोधन बड़ा जबरदस्त था कि हम मेंबर क्यों बन रहे हैं, और आज भी वो जवाब दे रहे हैं। मैंने कुछ बातों को हाईलाइट किया, थोड़ा टेक्निकल टीम से निवेदन रहेगा इसको बताएं जरूर। हाँ, ऐसे वो कह रहे हैं अपने विरोधी के तर्क को एक दो चातुर्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके खंडन करने से जो संतोष होता है वह बहुत साधारण प्रकार का संतोष है, क्योंकि इस प्रकार हम उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, किंतु मैं लोगों के हृदय में प्रवेश करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं गजब की बात कि विरोधी के तर्क को खंडन करने के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे उसके हृदय में हम प्रवेश नहीं करते, जबकि मैं उनके हृदय में प्रवेश करना चाहता हूँ। उनकी इस बात के बाद तुमुल हर्ष ध्वनि हुई, लोग हंसे। मेरी ये धारणा है कि घर में हमारा जो कोई भी मतभेद हो वह सच्चा मतभेद हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस देश को एक ही मत मानने के लिए बाध्य किया जाए। क्या बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं इस देश को एक ही मत से सब लोग चले, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। लोग अपने अपने विचार रखे, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने विरोधी के तर्क को गिराने के लिए ऐसे कुछ चातुर्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि वो उनके हृदय में नहीं जाए। मैं चाहता हूं मैं उनके हृदय में प्रवेश करूं। वैदेशिक मामलों के संदर्भ में भी मतभेद हो सकता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, किंतु किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको भारत के प्रति प्रेम है और जो ये चाहता है कि भारत तथा अन्य संसार उन्नति करे, ये आधारभूत बातें रहती हैं कि भारत स्वतंत्र रहे, पूर्णतः स्वतंत्र रहे और भारत की आर्थिक और अन्य प्रकार की उन्नति हो।
फिर वो कह रहा है मेरा यह आशय कदापि नहीं है कि कोई तर्क ही उपस्थित ना किया जाए और ना किसी प्रकार की आलोचना नहीं की जाए, अवश्य की जाए, मुझे इसकी आवश्यकता। अरे वाह, मैं इस विचारधारा का नहीं हूं कि कोई लॉजिक ही नहीं रखा जाए, मैं इस विचारधारा का नहीं हूं कि मेरी कोई आलोचना ही नहीं की जाए। मैं तो कहता हूं मेरी आलोचना की जाए और की जानी चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। आलोचना करो मेरी, मुझे इसकी आवश्यकता है। जिस देश में इस प्रकार की आलोचना होती है वह देश उन्नतिशील कहा जाता है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्बोधन है। किंतु मैं ये चाहता हूं कि जो भी तर्क उपस्थित किया जाए वो मैत्रीपूर्ण हो, न कि विरोधपूर्ण, क्योंकि विरोधपूर्ण तर्क कभी तर्क की सार्थकता की दृष्टि से उपस्थित नहीं किया जाता, किंतु विपक्षी को शोभ पहुंचाने के लिए ही उपस्थित किया जाता है। वो कह रहे हैं आलोचना कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, मैं चाहता हूं कीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु उन लोगों का जिन्हें भारत की स्वतंत्रता, भारत के निकट भविष्य में तथा दूर भविष्य में उन्नति तथा विश्व शांति का ध्यान रहता है, हमारी विदेशी नीति में बहुत मतभेद नहीं होगा, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये सिफारिश करता हूं ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए और साथ ही ये विश्वास करता हूं कि ये सभा न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी बल्कि ये भी अनुभव करेगी कि ये अन्य देशों से अच्छे संबंध स्थापित होने तथा उसके प्रति तथा संसार के प्रति हमारी ओर से उदारता के व्यवहार का द्योतक है। हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। फीडबैक लिंक शेयर किया जा रहा है भाई, बार बार किया जा रहा है ना, हम लगातार शेयर करते रहते हैं। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सभा को स्मरण होगा कि इस प्रस्ताव के संदर्भ में 2 संशोधन उपस्थित किए गए। मैं सभा के समक्ष प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना का संशोधन रखता हूं, स्वीकार करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो अन्य संशोधन को सभा के सम्मुख रखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सिब्बल लाल सक्सेना जो संशोधन रखा कल, उस पर बात हो रही है। लक्ष्मी नारायण जी साहू क्या कह रहे हैं, सभापति जी संविधान सभा की आज्ञा मिले तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। लीजिए, लक्ष्मी नारायण साहू जी ने जो संशोधन रखा वो पहले ही वोटिंग से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। अध्यक्ष जी ने क्या कहा, श्री लक्ष्मी नारायण साहू अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं, क्या सभा उन्हें परमिशन देती है? सभा ने परमिशन दे दी, संशोधन वापस। अध्यक्ष अब श्री सिब्बल लाल सक्सेना जी का संशोधन रह जाता है। सिब्बल लाल सक्सेना जी के संशोधन पर मैं वोटिंग करवाता हूं। प्रस्ताव ये है, प्रस्ताव क्या है कि ये सभा अनुमोदन इस रूप में करती है। क्या हुआ, उसके ऊपर वोटिंग करवाई गई। ये पूरा का पूरा संशोधन जिस पर हमने कल बात की थी, आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का संशोधन जो कि कल लाया गया था, गिर गया, संविधान सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष साहब अब मैं मूल प्रस्ताव पर वोटिंग करवाता हूं। मूल प्रस्ताव यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कल रखा था उसके ऊपर वोटिंग करवाते हैं। वो प्रस्ताव रखा गया एज इट इज, और देख लीजिए हाईलाइट किया हुआ है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा। प्रस्ताव क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब आए हजरत मोहानी जी, क्या कह रहे हैं, हाईलाइट करके बता रहे हैं। श्रीमान मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं और विरोध में कितने लोग हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं तटस्थ कितने हैं। सर मुझे बताओ, आपने कहा प्रस्ताव स्वीकार हो गया, कैसे स्वीकार हो गया, आप मुझे बताओ प्रस्ताव के पक्ष में कितने, विपक्ष में कितने, तटस्थ कितने। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मत विभाजन करना चाहते हैं? तो हजरत मोहानी जी से पहले कई सारे मेंबर्स एक साथ बोल रहे हैं, इसके लिए अब बहुत देर हो गई, बड़ी देर कर दी साजन तुमने आते आते, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अब आप कह रहे हो मत विभाजन करो। माननीय सदस्य, बहुत सारे सदस्य एक साथ बोले, बहुत देर कर दी साजन आपने आते आते। हजरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि जो लोग तटस्थ हैं वे इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, मैं यही जानना चाहता हूं। अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, यह किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता है कि तटस्थ कौन है। हजरत मोहानी जी वापस क्या कह रहे हैं, इस सभा का यह निर्णय अंतिम नहीं होगा, विघ्न पैदा हो जाता है, विघ्न लिखा हुआ है। अध्यक्ष बोल रहे हैं क्या मौलाना मत विभाजन चाहते हैं? तो मोहानी जी कह रहे हैं जी हां, फिर बाधा उत्पन्न होती है। फिर तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं,
श्रीमान, अब मत विभाजन के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपके ये घोषित करने से पूर्व की प्रस्ताव स्वीकार हो गया। उन्हें मत विभाजन की मांग कर लेनी चाहिए थी, अब इसके लिए देर हो गई है। हजरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं? ये गलत है, मैं तुरंत खड़ा हो गया था और आप मत विभाजन नहीं करना चाहते हैं। हजरत मोहानी जी बिल्कुल एकदम आमने सामने खड़े हैं। अध्यक्ष साहब, मेरे विचार से यदि मौलाना की इच्छा अनुसार मत विभाजन किया भी जाए तो उन्हें अपने पक्ष में आवश्यक मत मिल जाएंगे। मेरे विचार से मत विभाजन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसकी मांग देर से की गई। और अब कल सुबह 8 बजे के लिए सभा स्थगित करते हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोषणा कर देते हैं। और देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद सभा बुधवार 18 मई 1949 के लिए प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। कैसा लगा आपको? संविधान सभा के 8वें सत्र पर ये जो चर्चा है, कल और आज दोनों दिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में चर्चा हुई। हजरत मोहानी जी के तेवर को भी आपने देखा। मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत अनुभूति हुई होगी, क्यों जूम वालों, आपको थोड़ी बहुत अनुभूति हुई होगी। आप खुद ऐसा लग रहा होगा कि जैसे संविधान सभा में बैठे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपना ये प्रेम बनाए रखिए। फीडबैक लिंक अभी थोड़ी देर तक और जिंदा रहेगा, आप जवाब दे दीजिएगा प्रश्न का। और कल फिर हम सुबह वापस 7 बजे मिलेंगे अगली चर्चा के लिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।